तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में एक भिखारी टाइप आदमी को दिखाने से होती है, जो कि अपने सामने खड़ी एक बिल्डिंग को देख रहा था, जो कि रैंड इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग थी। अब ये पास में खड़े एक आदमी से बोलता है कि दरअसल ये बिल्डिंग मेरी है। अब जैसे ही वो आदमी इसकी बात सुनता है तो वो इसकी हालत को देखने लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए वो इससे बोलता है कि शायद तुम्हें इसे बेचकर अपने लिए कुछ जूते खरीद लेने चाहिए। पर यह आदमी इस बंदे की बात पर ध्यान ना देता हुआ रैंड इंटरप्राइजेस में घुस जाता है, जहां पर जाने के बाद ये रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि मुझे हैरोल्ड मीचम से मिलना है। जवाब में वो औरत बोलती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस पर वो आदमी अपना नाम बताते हुए कहने लगता है कि मैं डैनी रैंड हूँ, वेंडल रैंड का बेटा। और अब इस बात को सुनने के बाद वो औरत किसी को फोन मिलाती है और डैनी रैंड को वेट करने के लिए बोलती है, पर इस औरत के होश बिल्कुल उड़ चुके थे। अब डैनी यहाँ पर इधर उधर की चीज़ों को देखने लगता है और साथ ही इसे ये भी पता चलता है कि इसकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग एक कमर्शियल के थ्रू हैरोल्ड और वेंडल को देख पाते हैं, जिन्होंने ही इस कंपनी की शुरुआत करी थी, जिसमें कि वेंडल रैंड 51% शेयर का मालिक था और वहीं हैरोल्ड मीचम 49% शेयर्स का। अब डैनी ये सब देख ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर दो जने आते हैं, जो कि इसे भगाने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल उस औरत ने किसी और को नहीं बल्कि गार्ड्स को फोन करा था ताकि वो डैनी रैंड को यहाँ से भगा सकें। पहले डैनी इन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो इसे इस तरह से धक्का ना दें, पर जब वो लोग नहीं मानते तो डैनी इन्हें बड़े आराम से मारता पीटता हुआ लिफ्ट हॉल में घुस जाता है और अंदर जाने के बाद वो हॉल को भी लॉक कर लेता है। अब क्योंकि इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था तो इसीलिए बड़े आराम से फ्लोर नंबर 45 पर जाता है, जहां पर कभी हैरोल्ड मीचम का ऑफिस हुआ करता था। अब ऊपर पहुंचते ही सेक्रेटरी इसका नाम पूछने लगती है, लेकिन डैनी इसे कोई भी जवाब ना देता हुआ सीधा हैरोल्ड के ऑफिस में घुस जाता है, जहां पर हैरोल्ड नहीं बैठा हुआ था। और अब इस बात को देखने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और इससे हैरोल्ड का पता पूछने लगता है, पर सामने बैठा आदमी उल्टा इससे ही सवाल जवाब करते हुए इसके बारे में पूछता है। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर एक लड़की भी पहुँच जाती है, जिसे देखने के बाद डैनी बोलता है कि शायद तुम जॉय हो, और वो सामने खड़े लड़के से बोलता है कि तुम वॉर्ड हो। अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, पर ये दोनों इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। इस पर डैनी इन्हें जवाब देता है कि हे बडीज़, मैं हूँ, मैं डैनी रैंड। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों तो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, पर वॉर्ड इससे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैनी रैंड 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा जा चुका है, और अफसोस कि उसकी पूरी फैमिली भी उसी प्लेन क्रैश में मारी गई थी। इस पर डैनी इन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मेरी फैमिली मारी गई थी, पर मैं उसमें ज़िंदा बच गया था। पर वॉर्ड इसकी बात को मानने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं था। इसी वजह से डैनी इससे हैरोल्ड का पता पूछता है। तब जॉय इसे बताती है कि 12 साल पहले हैरोल्ड भी कैंसर से मारा गया। और अब इस बात को सुनते ही डैनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये क्या करे। इस पर वॉर्ड इसे बोलता है कि तुम एक गली के भिखारी हो जो कि हमारा दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, तुम डैनी नहीं हो सकते। तब डैनी इसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉर्ड इसकी बात को ज़रा भी नहीं मानता और अपने गार्ड को बुलाकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। उसके जाने के बाद जॉय इससे बोलती है कि वो लड़का सच में डैनी की तरह दिख रहा था और साथ ही वो उसकी तरह बातें भी कर रहा था, पर वॉर्ड जॉय को समझाता हुआ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम डैनी रैंड को देख पाते हैं, जो कि उस कंपनी से निकलने के बाद एक घर के पास जाता है जो कि लॉक था, और इसी वजह से ये वहाँ की विंडो पर एक बहुत ऊंची जंप लगाकर वहाँ पर चढ़ जाता है। अब इस घर के चप्पे चप्पे के बारे में डैनी को पहले से पता था, क्योंकि दरअसल कुछ साल पहले तक ये घर इसके मम्मी पापा का ही हुआ करता था, पर क्योंकि अब वो दोनों मर गए थे तो इसी वजह से ये घर जॉय के नाम पर हो गया था। डैनी अंदर पहुँच कर देखता है कि वहाँ पर एक कुत्ता है, और अब ताकि ये कुत्ता इसे नुकसान न पहुँचाए इसी वजह से डैनी रैंड इसके पास जाता है और इसे कुछ बोलता है, जिसके बाद ये कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। अब इस कुत्ते के शांत होने के बाद डैनी इधर उधर घूमने लगता है और अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है, जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं कि डैनी, वॉर्ड और जॉय तीनों बैठकर खेल रहे थे, पर क्योंकि वॉर्ड शुरू से ही डैनी को पसंद नहीं करता था इसी वजह से ये यहाँ पर भी इसको परेशान कर रहा था। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग डैनी को एक पार्क में बैठकर गाने सुनते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक होमलेस पर्सन आता है जिसका नाम की बिगेल था, जिसके पास की एक आईफोन था जो कि इसे थोड़ी देर पहले ही कचड़े के डब्बे में से मिला था। इसीलिए डैनी अपने बारे में इसे कुछ सर्च करने के लिए कहता है, और इंटरनेट पर लिखी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसे ये पता चलता है कि डैनी रैंड और उसकी फैमिली 15 साल पहले हिमालय के एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, जिसके बाद उनकी बॉडीज तक नहीं मिली। और अब इस बात को जानने के बाद डैनी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये बाकी सबको यकीन कैसे दिलाए कि यही डैनी रैंड है।
अब आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि अगले दिन डैनी उसी घर के सामने जाता है और अब जैसे ही जॉय उस घर में से बाहर आती है तो डैनी उसके पास जाकर उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करने लगता है। ये इसे पास्ट की काफी सारी मेमोरीज याद दिलवाता हुआ बोलता है कि मेरा यकीन करो, मैं ही डैनी रैंड हूँ। इस पर जॉय इसे बोलती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, कोई भी जाकर वहां से इस इन्फॉर्मेशन को पता कर सकता है। और साथ ही जॉय इसे यहाँ से भेजने के लिए पुलिस की धमकी तक देती है और कहती है कि थोड़ी ही देर में मेरा गार्ड यहाँ पर मेरी गाड़ी लेकर आता होगा और यकीन मानो कि अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद डैनी मुंह लटकाकर यहाँ से जाने लगता है। अब ये रोड क्रॉस करते वक्त एक टैक्सी से टकराने ही वाला था कि टैक्सी के टकराने से पहले ही ये उस टैक्सी के ऊपर से साइड फ्लिप मारता हुआ निकल जाता है। ये सब देखने के बाद जॉय काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोच रही थी कि कोई इंसान इतनी ऊंची साइड फ्लिप कैसे मार सकता है। अब डैनी यहाँ से जाने के बाद एक पार्क में अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था कि इतने में ही यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इसे इस तरह से प्रैक्टिस करते देखकर यहाँ पर इसे कुछ पैसे देने लगती है। अब ये इसके बॉक्स में पैसे डालने के बाद अपने डोजो सेंटर के पैम्पलेट्स लगा रही थी। इतने में ही डैनी वो पैसे उठाकर इसके पास आता है और इससे कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं बस अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन कॉलिन वो पैसे वापस लेने से मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तब डैनी इसके पास आते हुए इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डोजो सेंटर में कुछ काम कर सकता हूँ। जवाब में कॉलिन इसे बोलती है कि मुझे माफ करना, पर मेरे डोजो सेंटर में तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है। वहीं हम लोग जॉय को देख पाते हैं जो कि वार्ड को इन सभी चीजों के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि शायद हो सकता है कि वो सच में डैनी रैंड हो। जवाब में वार्ड बोलता है कि उस आदमी का हमें कुछ करना पड़ेगा, वो बंदा बस हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है क्योंकि वो जानता है कि उस दिन प्लेन क्रैश में हमने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया और वो बस हमारे पैसों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद जॉय वापस से वार्ड की बातों से कन्विंस हो जाती है। लेकिन अब जब वार्ड वापस अपने घर जा रहा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि इसकी गाड़ी में डैनी रैंड पहले से ही मौजूद है क्योंकि इसे वापस से सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगता है और वार्ड इससे नहीं डरता और अपनी गाड़ी में से गन निकालकर इसके ऊपर पॉइंट कर देता है। अब ये सब देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से ये पहले तो वार्ड को वार्निंग देता है, पर जब वार्ड गन नीचे नहीं करता तो डैनी पलक झपकते ही उसके हाथ से गन छीन लेता है और उल्टा उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। पर क्योंकि डैनी यहाँ पर इसे मारने के लिए नहीं आया था, इसी वजह से ये गन को साइड में फेंकता हुआ गाड़ी ड्राइव करने लगता है। इससे बोलने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था। जवाब में वार्ड बोलता है कि तुम्हें हमारी कंपनी में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। इस पर डैनी बोलता है कि मैंने तो पैसों की बात ही नहीं करी, मुझे बस मेरी फैमिली के बारे में जानना है। ये सब बोलता हुआ डैनी काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसी वजह से वार्ड की फट के हाथ में आ जाती है और ये बताने लगता है कि डैनी रैंड की फैमिली 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी। साथ ही वार्ड इसे बोलता है कि अगर तुम असली डैनी रैंड हो तो अपना डीएनए टेस्ट दो या तो फिर अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। जवाब में डैनी बोलता है कि जिस वक्त मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ तब मैं सिर्फ 10 साल का था और क्योंकि उस वक्त मैंने अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट नहीं करवाया था तो इसी वजह से कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। साथ ही में अब मेरा कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं है, इसी वजह से मेरा डीएनए टेस्ट भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद वार्ड इसे वापस से टॉन्ट करने लगता है। डैनी इसी वजह से गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और अब ये एक बैरियर से टकराने ही वाली थी कि तभी डैनी को पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं कि डैनी का प्लेन क्रैश होने वाला है और इसकी मॉम इसे शांत करवाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सब याद आते ही डैनी तुरंत ही उस गाड़ी को रोक देता है और ये काफी ज्यादा घबरा गया था, इसी वजह से ये सॉरी बोलता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब डैनी यहाँ से जाने के बाद वापस से परेशान होकर पार्क में बैठा हुआ था, तभी इसके पास बेगल आता है जो कि इससे बातें करते हुए इसका पर्पस पूछता है। जवाब में डैनी इसे बताता है कि इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि ये कुनलुन को प्रोटेक्ट कर सके ताकि शाओला का सैक्रिफाइस बेकार ना जाए। अब इस बात को सुनने के बाद बेगल हंसने लगता है क्योंकि इसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। अब तभी डैनी कुछ सोचता है और वो उसी डोजो सेंटर में पहुंच जाता है जिसके की पैम्पलेट सुबह कॉलिन विंग लगा रही थी। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ये कॉलिन से बोलता है कि मैं यहाँ के मास्टर को चैलेंज करना चाहता हूँ। जवाब में कॉलिन बोलती है कि मैं ही यहाँ की मास्टर हूँ और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती थी। ये सुनने के बाद डैनी शांत हो जाता है। तब डैनी इससे बोलता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को कुंफू सिखा सकता हूँ, इसीलिए कॉलिन इससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुमने कुंफू कहाँ से सीखा है। जवाब में डैनी इसे कुनलुन का नाम बताता है, पर क्योंकि ऐसी कोई जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, इसी वजह से कॉलिन को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और इसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। और यही सब सोचते हुए कॉलिन इसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर इसके जाने से पहले ये इसे एक जोड़ी शूज भी देती है जिसके लिए डैनी इसका शुक्रिया करता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब ये नीचे बैठकर शूज पहन ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर वार्ड का गार्ड शैनन पहुंच जाता है जो कि अपने कुछ गुंडे दोस्तों के साथ आया हुआ था और ये डैनी को देखते ही इसके ऊपर हमला कर देता है। पर क्योंकि डैनी भी लड़ाई में कम नहीं था, इसी वजह से ये शैनन को मारता पीटता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है।
और भागने के दौरान ही इसके सामने एक ऊंची दीवार आती है जिसे कि ये कुछ ही पलों में फांस जाता है। पर इसके पीछे अभी भी कुछ गार्ड्स थे, इसी वजह से ये उनमें से एक के ऊपर 540 किक से हमला करता है और उसे बेहोश कर यहाँ से एक भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। इसकी इस किक को कॉलिन ने भी देख लिया था, जो कि ये सब देखकर समझ गई थी कि डैनी को बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स आते हैं। अब डैनी यहाँ से एक भीड़ वाले इलाके में पहुंचा रहा था, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये एक मास्क खरीदता है और धीरे धीरे उन सभी गार्ड्स को मारने लगता है। अब ये थोड़ी ही देर में सभी लोगों को मारने के बाद शॉन को मारते हुए इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें भेजा किसने है। जवाब में शॉन इसको वार्ड का नाम बताता है और इस बात को सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक में आ गया था और इसीलिए अब ये यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग वार्ड को देख पाते हैं, जो कि अपने ऑफिस से निकलने के बाद एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर जाता है, जो कि इसी के नाम पे इसने खरीदी हुई थी। अब ये उस बिल्डिंग में घुसकर एक लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है और ये एक सीक्रेट डोर के पास पहुंचता है, जहां पर गेट के बाहर एक हैंड स्कैनर लगा हुआ था। अब जैसे ही ये इस पर अपना हाथ रखता है वैसे ही वो गेट खुल जाता है। अब वार्ड के अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर हैरोल्ड से मिलने आया हुआ है, जो कि अभी भी जिंदा है, पर इसने अपने मरने की झूठी खबर बाहर फैला रखी है। अब यहाँ पर वार्ड हैरोल्ड को डैनी के बारे में सब कुछ बताना चाहता था और यही सारी चीजें पहले से ही हैरोल्ड को पता थी, जिस वजह से ये खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गया। और चलो मान लो वो बच भी गया तो उसने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखे, और यही सारी चीजें ये वार्ड को पता करने के लिए बोलता है। साथ ही ये इससे ये भी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है जितना कि मैंने कहा है, जैसे कि हमेशा करते आए हो। अब इस बात को सुनने के बाद वार्ड हाँ में सर हिलाता हुआ यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं, जो कि जब पार्क में पहुंचता है तो ये यहाँ पर बिगेल को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा नशे कर यहाँ पर सोया हुआ था। और इस चीज को देखने के बाद डैनी समझ नहीं पाता कि अब इसे कैसे उठाया जाए। तभी ये बीगल के हाथ में एक फैल्कन का टैटू नोटिस करता है, जिसे देखने के बाद ये सोचने लगता है कि आखिरकार इस टैटू का क्या मतलब है। अब यहाँ से अगले दिन सीन आता है और हम लोग देख पाते हैं कि डैनी वापस से रैंड इंटरप्राइजेस में घुस गया है। अब थोड़ी देर बाद जब जॉय यहाँ पर आती है तो ये डैनी को अपने ऑफिस में पाती है और अब ये इससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। जवाब में डैनी इससे बोलता है कि ये मेरे दूसरे घर जैसा है और इसी वजह से मुझे यहाँ के सारे इन्स और सारे आउट्स पता हैं। अब ये बात सुनने के बाद जॉय काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वो अपने गार्ड्स को बुलाने ही वाली थी कि डैनी इसे अपनी बातों से किसी भी तरह कन्वेंस कर लेता है कि ये थोड़ी देर इससे बात करे। और अब क्योंकि जॉय इस बार सच में कन्वेंस हो गई थी तो इसी वजह से ये डैनी से बात करने के लिए मान जाती है और इसके लिए कॉफ़ी बनाकर इसे देती है। अब डैनी कॉफ़ी पीते हुए जॉय को पिछले रात के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि उसने शैनन को इसे मारने के लिए भेजा था। इस पर जॉय काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और इसी वजह से ये इससे बोलती है कि वो सारी चीज़ें अभी छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम उस प्लेन क्रैश में कैसे बचे। अब इस बात को सुनने के बाद डैनी उस दिन के बारे में सोचने लगता है और जॉय को थोड़ा थोड़ा बताने लगता है। अब डैनी उस इंसिडेंट के बारे में याद कर ही पाया था कि तभी इसको कुछ होने लगता है और इसे समझ में आता है कि ये सब जॉय की एक चाल थी और उसने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ था। ये चीज़ समझ में आते ही डैनी तुरंत खड़ा हो जाता है, पर जब तक डैनी को ये समझ में आता है तब तक इसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। अब ये उस धुंधलेपन में अपने सामने वार्ड और जॉय दोनों को देख पाता है और उन दोनों में इसे वो दो मॉन्क्स दिखते हैं जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। अब जब डैनी की आंखें वापस से खुलती हैं तो ये अपने आप को एक मेंटल असाइलम में पाता है, जहां पर इसे बांध कर रखा हुआ था। अब ये होश में आया ही था कि तभी डॉक्टर इसे वापस से बेहोश कर देता है। अब डैनी के सपने में हम उस इंसिडेंट को देख पाते हैं जब इसका प्लेन क्रैश हुआ था। अब वहाँ पर डैनी और इसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे, क्योंकि ये समझ गए थे कि शायद ये इनका आखिरी दिन है। तब डैनी के पापा और डैनी की मम्मी दोनों ही डैनी को आखिरी बार आई लव यू बोलते हैं और इतने में ही इनका प्लेन जाकर हिमालय की चोटियों से टकरा जाता है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग डैनी के आईपॉड, जिसको वो हमेशा अपने पास रखता है, उसको बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं और इसी के साथ इस शानदार एपिसोड का अंत होता है।